गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग समाजशास्त्र में जो कि चैप्टर है हमारा सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन में हमने कल पढ़ा था जाति क्या है और आज हम लोग पढ़ेंगे जाति व्यवस्था। तो बच्चों, जैसा हमने ये जाना कि जाति दो रूपों में हो सकती है, एक तो इकाई के रूप में और दूसरी व्यवस्था के रूप में। जाति एक इकाई के रूप में यदि हम समझें तो ये एक बंद क्रम परिस्थिति समूह है। क्या है? बंद क्रम परिस्थिति समूह। इसका क्या अर्थ हुआ कि यह परिस्थितियों यानी कि पदों का, एक व्यक्तियों के पदों का एक ऐसा समूह है जो कि जन्म पर आधारित होता है और इसको बदला नहीं जा सकता। इसलिए इसको कहा गया बंद क्रम, यानी एक जाति से दूसरी जाति में या निम्न जाति से उच्च जाति में या उच्च जाति से निम्न जाति में कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकता, यानी अपने पद को नहीं बदल सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जाति इकाई के रूप में क्या है? एक बंद परिस्थिति समूह है। उदाहरण के रूप में जान सकते हैं हम कि जैसे प्रत्येक जाति का हमने पढ़ा है कल कि प्रत्येक जाति का एक निश्चित पेशा होता है। प्रत्येक जाति में अंतर विवाह होते हैं, यानी अपनी ही जाति में विवाह करना होता है, उसी अपनी ही जाति में जीवन साथी का चयन करना होता है। और जो सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं वो मोस्टली अपनी ही जाति में हो सकती हैं। तो इस रूप में जाति एक इकाई है। और आज जो हमें पढ़ना है वो है जाति एक व्यवस्था के रूप में। तो जाति एक व्यवस्था के रूप में क्या है? एक संस्था है। और एक कैसी संस्था है? जिसमें जाति प्रतिबंधों की सामूहिकता पाई जाती है। जाति प्रतिबंधों की सामूहिकता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक जाति में कुछ न कुछ प्रतिबंध होते हैं और यही प्रतिबंध उस जाति को निर्धारित करते हैं। आइए जानते हैं ये प्रतिबंध क्या होते हैं। तो ये प्रतिबंध है जैसे सदस्यता परिवर्तन का, यानी कोई भी व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति की सदस्यता को मरने के समय तक कभी भी छोड़ नहीं सकता है। जीवन पर्यंत वो उसी जाति का सदस्य होगा। ये एक प्रतिबंध है। ऐसा प्रतिबंध हर जाति के लिए होता है। दूसरी बात है कि व्यवसाय से संबंधित, यानी दूसरा प्रतिबंध क्या है? व्यवसाय से। जैसा कि आपने जाति की विशेषताओं में पढ़ा था कि प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है। जैसे कुम्हार का बच्चा क्या करेगा? कुम्हार के परंपरागत कार्यों को ही आगे बढ़ाएगा। नाई का बच्चा क्या करेगा? बाल काटने का ही काम करेगा। लोहार का बच्चा क्या करेगा? लोहार वाले ही काम करेगा। ऐसा प्रतिबंध था जाति व्यवस्था में। तीसरा प्रतिबंध था विवाह संबंधी, यानी कोई भी जाति अपनी ही जाति में विवाह कर सकती थी। अपनी जाति से अन्य किसी भी जाति में विवाह करने का प्रावधान नहीं था। एक ये प्रतिबंध था। अगला प्रतिबंध था भोज का, यानी खान पान का। कोई भी जाति का एक निश्चित मानक बना था कि किस जाति के साथ ही कौन सी जाति बैठकर भोजन कर सकती है, किस जाति के साथ बैठ कर के भोजन नहीं कर सकती है। इन्हीं सारे प्रतिबंधों को मिला के कहा जाता है जाति प्रतिबंधों की सामूहिकता है।
इस रूप में जाति एक व्यवस्था है। तो आइए हम बच्चों समझते हैं कि जाति एक व्यवस्था के रूप में किस तरह से है। तो जाति जो हमारी है, जाति व्यवस्था जो है वो दो सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है इसका भिन्नता और अलगाव का, यानी भिन्नता और अलगाव का। दूसरा है संपूर्णता और अधिक्रम का। आइए इन दोनों चीज़ों को समझते हैं। इन दोनों सिद्धांतों में क्या कहा गया है। पहले सिद्धांत भिन्नता और अलगाव में ऐसा कहा गया है कि जाति व्यवस्था जो होती है वो प्रत्येक जाति की भिन्नता पर आधारित है। मतलब हर जाति मान लीजिए ये कोई भी ब्राह्मण जाति है, या ये कोई भी जाति है, मान लीजिए यादव जाति है, ये कुम्हार जाति है, और ये लोहार जाति है, ये ठाकुर जाति है। इस तरह से मान लीजिए कोई भी जातियां हैं। तो ये प्रत्येक जाति के नियम और परंपराएं तथा प्रतिबद्धताएं अलग अलग हैं। इस रूप में क्या है ये इस रूप में भिन्न है। भिन्न दूसरी चीज, ये भिन्न तो है लेकिन ये पृथक पृथक भी हैं, यानी इनमें आपस में अलगाव भी है। वो अलगाव कैसा है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी समाज, भारत को ही ले लें, जो भारत का एक समाज बना हुआ है वो इन सभी जातियों के मिश्रण से बना है। यदि ये कहा जाए भारत किसी एक जाति का समूह है तो ये गलत है। तो एक सामूहिकता तो है लेकिन अलग अलग, अपने आप में ये सब अलग अलग है। दूसरी चीज, अलग अलग तो है पर इनमें पृथकता क्या है, इनमें अलगाव क्या है। इनमें अलगाव 4 चीजों का है। पहला खान पान का अलगाव, दूसरा विवाह का अलगाव, तीसरा व्यवसाय का अलगाव, चौथा सहवास का अलगाव। यानी हर जाति के खान पान संबंधी नियम निश्चित हैं। हर जाति के विवाह के भी नियम निश्चित हैं, यानी अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना है। उसी तरह हर जाति का आनुवंशिक पेशा होता है। आनुवंशिक का मतलब अपने पूर्वजों से मिला हुआ पेशा है। तीसरा सहवास, यानी प्रत्येक जातियां, आपने देखा भी होगा गांव वगैरह में खास तौर से कि हर जाति वर्ग के लोग एक निश्चित मोहल्ले में निवास करते हैं। सहवास का मतलब साथ साथ रहना, यानी प्रत्येक जातियां अलग अलग मोहल्लों में निवास करती हैं, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसे ही कहा जाएगा कि जाति व्यवस्था भिन्नता और अलगाव के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा इसका सिद्धांत है संपूर्णता और अधिक्रम। तो संपूर्णता और अधिक्रम को आइए समझते हैं। जैसा कि हमने भिन्नता में बताया था आपको कि अलग अलग सब जातियां हैं, तो ये अलग अलग रहते हुए भी एक भारतीय समाज का या भारतीय समूह का या भारतीय समुदाय का एक संपूर्ण अस्तित्व प्रदान करती हैं। यदि इन्हें हम अलग अलग कर दें तो हमारी भारतीय जो समुदाय है या भारतीय समाज है वो उसमें संपूर्णता नहीं रह जाएगी। इसको आप एक अच्छे से उदाहरण से समझ सकते हो। जैसे हमारा शरीर है। हमारा शरीर मान लीजिए कि एक पूरा समूह है, और इस समूह में जैसे हमारे प्रत्येक अंग हैं तो ये हैं अलग अलग जातियाँ। तो यह जातियाँ जो हैं अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हुए हमारे पूरे शरीर को सहयोगता यानी सहयोग प्रदान करते हुए हमारे पूरे शरीर की संपूर्णता का अस्तित्व निर्धारित करती है। अर्थात यदि बॉडी में से कोई ऑर्गन अलग हटा दिया जाएगा,
जिसका जो कार्य है वो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, हमारी सामाजिक व्यवस्था क्या होगी, चरमरा जाएगी, यानी वो संपूर्ण रूप में नहीं रहेगी। अब दूसरी बात, ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि संपूर्णता तो है, इसके साथ साथ अधिक्रम भी है। अधिक्रम माने सोपान, इसको दूसरे सोपान का अर्थ होता है स्तर, यानी कि हमारे भारत में जो जातियां हैं वो संपूर्णता में तो हैं लेकिन स्तरों में विभाजित है। किस तरह से, ये जो नीचे है इनको क्या कहेंगे, निम्न स्तर, इससे ऊपर थोड़ा उच्च स्तर, इससे ऊपर उससे उच्च स्तर, और ये सबसे ऊंचा स्तर। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यही है कि हमारी जातियां यद्यपि संपूर्णता में हैं फिर भी इनमें ऊंच नीच की भावना पाई जाती है, यानी ये जातियां हमारी ऊंच नीच की भावना से ओत-प्रोत होती हैं। आपने स्वयं अपने समाज में देखा होगा, सुना भी होगा कि ये नीची जाति के लोग हैं, ये ऊंची जाति के लोग हैं। तो ऐसा क्या है, हमारे जैसे इलाहाबाद में ही ले लीजिए आप, तो यहाँ हर जाति के लोग रह रहे हैं, हर समाज के लोग रह रहे हैं, लेकिन उनमें भी ऊंच और नीच की एक परिस्थिति, एक भावना पाई जाती है। तो बच्चों, आप लोग को ये समझ में आया होगा कि जाति व्यवस्था किन दो सिद्धांतों पर आधारित है, भिन्नता और अलगाव, दूसरा है संपूर्णता और अधिक्रम में। अगली बात हम लोग जानते हैं कि जाति व्यवस्था जो है हमारी, वो धार्मिक दृष्टिकोण से भी मानी गई है कि उच्च जाति किसे कहते हैं और निम्न जाति किसे कहते हैं। तो इसका धार्मिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो जातियां धार्मिक दृष्टि से शुद्ध कर्मकांड करती हैं या उच्च कर्मकांड करती हैं, उनको कहा जाता है कि वो जातियां शुद्ध हैं। इसके विपरीत जो जातियां निम्न काम करती हैं उन्हें अशुद्ध माना गया है। यानी जो जाति व्यवस्था है वो शुद्धता और अशुद्धता के अंतर पर भी आधारित है, यानी इसका जो अधिक्रम है, इसका सोपान है, इसका स्तर है, वो शुद्धता और अशुद्धता पर भी आधारित है। जैसे पूजा पाठ करना, शिक्षा देना, व्यवसाय करना, इस तरह के कार्यों को शुद्ध माना गया है और ऐसा कार्य ऐसा माना जाता है उच्च जाति के लोग ही करते हैं। उसके बाद सफाई करना, जूते बनाना, कपड़े धुलना, दूसरों की सेवा करना, ये कर्मकांड की दृष्टि से अशुद्ध कार्य माने गए, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये निम्न स्तर के हैं। एक जाति व्यवस्था में स्तर का आधार और भी माना गया है, वो आधार है भौतिक शक्तिशाली, यानी जो लोग भौतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं उन्हें उच्च जाति में रखा जाता है और जो कम शक्तिशाली या शक्तिहीन लोग होते हैं उनको निम्न जाति में रखा जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक जाति का जो सामाजिक व्यवस्था में अपना स्थान निश्चित है और वो स्थान किसी अन्य जाति को नहीं दिया जा सकता है, यानी कि उनका अधिक्रम निश्चित है। तो बच्चों, आप लोगों को ये, मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरी तरह से जाति व्यवस्था समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग इसी टॉपिक का नेक्स्ट भाग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।